हाय एवरीवन, वेलकम टू O2 IAS एकेडमी। माय नेम इज़ दीक्षा और हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। पॉलिटी को ही प्रोसीड करेंगे। 2014 एंड 15 के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे और आज जो हमारा फोकस रहेगा दैट इज़ ऑन ईयर 2018। इससे पहले अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर से देख लें। पूरे एनालिटिकल वे में हमने उनको सॉल्व किया है एंड प्रिपरेशन अब जितना जल्दी हो सके शुरू कर दीजिए बिकॉज अप्रैल इज़ द टेंटेटिव मंथ जिसमें एग्जाम आपका हो सकता है। बाकी PCS प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। लाइव लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस दोनों अवेलेबल हैं। प्रिंटेड बुक्स आपको दे दी जाएंगी, डेडिकेटेड मेंटोर असाइन कर दिए जाएंगे। प्ले स्टोर पर आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, नाउ 2018 के PCS प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे जो स्पेसिफिकली पॉलिटी से पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 था अगेन फ्रॉम द बेसिक फीचर्स। सिलेबस में वेल डिफाइंड लिखा हुआ है कि बेसिक फीचर से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है और फीचर्स दे रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और साथ में बोला गया है कि किस कंट्री से हमने उसको अडॉप्ट करा। जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज़ बहुत कॉमन रहती है कि हमने बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट कंट्री से उठाई हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया कि फेडरलिज्म, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, जुडिशियल रिव्यू। तो अगर तो ये आपको पता था बिकॉज बिल्कुल फैक्चुअल है तो ठीक है, अदरवाइज ये इनकरेक्ट हो सकता था। तो यहाँ पे ईजीएस्ट देखते हैं सबसे पहले तो कि DPSP हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। और कमेंट में आप बता सकते हो कि आयरलैंड ने कहाँ से अपने DPSP पिक करे थे। ओके, तो आपको पहले देखना है कि सी का जहाँ पे थर्ड के साथ है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस हैं तो आप ये दो तो एलिमिनेट ही कर दो। उसके बाद चलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ली थी फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत यूनियन बिकॉज USSR का बाद में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 15 कंट्रीज़ के अंदर। जो ट्रिक से हमने कंट्रीज़ लर्न भी करी थी क्लासेस में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी का विद सेकंड। तो अब देखो यहाँ पे अगेन सेकंड दोनों में है तो एक चीज़ क्लियर है कि अगर आपको ये लर्न थी तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। बाकी जुडिशियल रिव्यू हमने पिक करा है फ्रॉम द US। तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आपको D विद 4 मिल रहा है। जो हमारे पास दो ऑप्शंस बची हुई थी तो आपका ऑप्शन A इज करेक्ट। एंड फेडरलिज्म वी हैव टेकन फ्रॉम कनाडा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर। कौन सी ऐसी कमेटीज हैं जिनको ट्विन सिस्टर्स बोला जाता है? वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन A, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम रहता है जितना भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है उसको ऑडिट करना। टोटल मेंबर्स की अगर बात करें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तो वो टोटल हो जाएंगे आपके 22, लोकसभा से 15 और 7 आ जाएंगे राज्यसभा से। टेन्योर रहता है 1 साल का। वैसे ही आपकी एन एस्टीमेट कमेटी कितना खर्चा आगे चल के आ सकता है उसका एस्टिमेशन लगाना इज द पर्पस ऑफ एस्टीमेट कमेटी। अगेन लोकसभा इसको अपॉइंट करती है, इसका भी टेन्योर 1 साल का रहता है, मेंबर्स इसमें 30 रहते हैं। तो इजी क्वेश्चन आई वुड से डायरेक्ट था। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इक्वेटेड विद द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक सबसे इजी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और याद करो, देखो 44th के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। याद करो राइट टू प्रॉपर्टी, आई थिंक यस लास्ट एग्जाम में पूछा गया था जब हमने PYQs करे हैं। तो 44th अमेंडमेंट आपका राइट टू प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड था। 42nd इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत पॉपुलर हुई थी। 73rd आपका पंचायत से एसोसिएटेड है, 74th आपका म्यूनसिपालिटी से एसोसिएटेड है। जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं उनको आप स्किप नहीं करोगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज incorrect with regard to the schedules listed in the Constitution of India? Now schedule के ऊपर दोबारा से क्वेश्चन आ चुका है 2014, 15 और 18 दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो शेड्यूल आपके टिप्स पे होने चाहिए। पहली जो स्टेटमेंट है दैट देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 से 8 तक जो शेड्यूल थे वो ओरिजिनली थे और बाकी के जो 4 शेड्यूल ऐड करे गए हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से करा गया है, जैसे शेड्यूल 9, शेड्यूल 10, शेड्यूल 11 एंड 12। अब इसके बाद बोलता है कि जो शेड्यूल 11 एंड 12 हैं उनको हमने 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड
तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो पीएम, पी फॉर पंचायत, एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी। पंचायत हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड करी थी एंड 74th को हमने ऐड किया था, के द्वारा हमने ऐड किया था म्यूनिसिपैलिटीज को। तो बी स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। बाकी 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। तो ये देखो ये भी सॉल्व हो जाएगा आपका, ये तो निकल गए 11th एंड 12th शेड्यूल। तो नंबर 9 की बात करी गई है, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करी गई है, विच वॉज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नाउ 5th क्वेश्चन आपका पंचायत के इलेक्शन से एसोसिएटेड है। तो आपको पता होना चाहिए जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको कंडक्ट करवाता है या स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है अपने को, पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं उनको SEC कंडक्ट करवाता है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास नहीं हुआ था तो अभी तक तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवा रहे। इन फ्यूचर अगर वो बिल पास हो जाता है तब फिर इसके आंसर्स चेंज कर जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है, इनकरेक्ट पूछा है, ये भी ध्यान रखिएगा। द टर्म ऑफ द ऑफिस टू पंचायत एट एवरी लेवल इज 5 years। 5 साल का ही टेन्योर होता है अनटिल और अनलेस डिसॉल्व ना हो। And direction and control of preparation of electoral rolls and conduct of all elections to panchayats shall be vested in Election Commission of India. Now this statement is incorrect। वैसे तो हमें पता चल ही चुका है कि बी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया स्टेट इलेक्शन ऑफ कमीशन हमारा यहाँ पे इन सभी चीज़ों के ऊपर, पंचायत से रिलेटेड इलेक्शंस के ऊपर चेक रखता है। देन कमिंग टू स्टेट लेजिस्लेचर मे मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन टू द पंचायत। अभी के लिए ये सी स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पर आपका जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल है अभी पास नहीं हुआ है और उसमें बोला गया है कि पार्लियामेंट यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है अलॉन्ग विद द स्टेट लेजिस्लेचर। तो उसके बाद इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी वेरिएशंस आएंगी। फॉर नाउ इट इज़ करेक्ट। एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि पंचायत से रिलेटेड है, 1/3 वीमेन को पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, तो उनके लिए सीट्स रखी जाएंगी। हु इज चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। तो वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Which one of the following is not a sufficient ground for convening a joint sitting of both the houses of parliament? तो joint सिटिंग के ऊपर पूछा हुआ है, आर्टिकल 108 पे क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे आपने बताना है नॉट अ सफिशिएंट, मतलब एक गलत होगा यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट हैज़ रिफ्यूज्ड टू गिव हिज एसेंट टू द बिल, तो ये तो सीधा ही गलत है। अब जब इस मुद्दे के ऊपर आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं बिठा सकते। बाकी दिस इज करेक्ट, अगर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने पास कर दिया है दूसरे ने नहीं किया है तो उस केस में ज्वाइंट सिटिंग को कॉल किया जा सकता है। बाकी अमेंडमेंट से एसोसिएटेड अगर दोनों ही हाउसेस डिसएग्री हो गया है तो उस केस में बुलाया जा सकता है। सो यहाँ पे ओवरऑल आप देखोगे ऑप्शन डी वॉज इनकरेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है दोबारा, थोड़ा सा इनकरेक्ट नॉट करेक्ट इनके ऊपर आपने फोकस रखना है। तो ये सेंसर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। आई अज्यूम आपने ये टॉपिक कर रखे हैं, काफ़ी डिटेल में है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे एक ही था सेंसर मोशन से रिलेटेड, दैट मस्ट स्टेट द रीज़न फॉर इट्स अडॉप्शन। तो मस्ट यहाँ पे इसको इनकरेक्ट बना देता है, आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी ओनली 2। बाकी आपके अगेन लास्ट पेपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे क्वेश्चन था। इस बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिट्स इंडिया एक्ट से एसोसिएटेड है। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो ड्रॉबैक्स रहेगी थी उनको ओवरकम करने के लिए 11 साल के बाद हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे। बाकी यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट द मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वो रिड्यूस टू 3। तो ये तो आपका 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आपके मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म से एसोसिएटेड है, ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा बोलता है अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ कंपनीज इंडियन ट्रेड। चार्टर एक्ट, देखो 4 लिखा हुआ है, मतलब टोटल कितने चार्टर एक्ट्स आए थे? 4 आए थे। एक 1786 में आया, देन चार्टर एक्ट, आगे तो फिर 1813 आया आपका, देन चार्टर एक्ट आपका 1833 आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो 20-20 साल के गैप पे आए। यहाँ पे 83 आएगा, आई एम सो सॉरी, 93 सो सॉरी, यहाँ पे 93 आएगा, 93। ठीक है, 1793, 20-20 साल का गैप पड़ जाएगा।
अब जो ट्रेड में मोनोपोली हो रखी थी, रेगुलेटिंग एक्ट में ये तो देख लिया था कि मोनोपोली इंक्रीज कर रही है। चार्टर एक्ट 1813 में ये डिसाइड किया कि लिमिट कर देंगे। चार्टर एक्ट 1833 में मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट हो जाती है। बाकी बाय इंडियाज पिट्स इंडिया एक्ट, through a supplementary act, the Governor General was empowered to hold the office of Commander in Chief in special cases. तो only this option is correct. Last line लिखी हुई है लक्ष्मीकांत में ये, तो इसको ध्यान में रखिएगा। So that's all about 2018 के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगेन क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। O2IAS अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम प्ले स्टोर। सो थैंक यू एवरीवन।